चलिए फिर जुड़ जाते हैं, सब लोग जुड़ ही गए हैं मोटा मोटा, ठीक है ना, धीरे सर धीरे सब लोग जुड़ेंगे, है ना। फिर सर बाकी विशेष बात आज करेंगे क्या तो। पढ़ा रहे हैं सर? सीआरपीसी, आईपीसी? हम लोग अभी सीआरपीसी का नया वाला वर्जन जो है ना, बीएनएसएस, उसी को डिस्कस हाँ, करेंगे। ठीक सर, ओके सर। फिर बाकी आपसे बात करते हैं फोन पर। यस सर। ठीक ठीक। ओके। यस सर। गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही होगी, एंड आई होप बहुत से लोग जुड़ चुके हैं, तो जो लोग नहीं जुड़े हैं चलिए ठीक है, धीरे धीरे आप लोग जुड़ जाना। आज गुड हम लोग जो, इवनिंग गुड सर। इवनिंग हाँ, सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आज जो है देखिए आज जो है हम लोग बेसिकली शुरू करेंगे शुरुआत से बिल्कुल बीएनएसएस का, और मैंने पहले बताया था कि मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, किस तरीके से हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो उसमें हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन पार्ट डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा, यानी सेक्शन 1 से लेकर के डेफिनेशन पार्ट, और जो इसके चैप्टर 1 है वो हम लोग क्लियरली पूरे अच्छे से समझ लेंगे इन डेप्थ। और उसके बाद जो शुरू होगा, यानी चैप्टर 2 से जो चीज़ें शुरू होंगी वो मैं आपको डिटेल्स यहाँ से बताना शुरू कर दूंगा, यानी कि यहाँ से मैं सीधे आपको लेके चलूंगा डिटेल से। आई मीन टू से कि जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ सेक्शन 6 में आ गया, अगर हम लोग चैप्टर 2 में हम लोग आ गए सेक्शन 6 में, तो यहाँ पर उन्होंने शुरू कर दिया कि क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। तो क्रिमिनल कोर्ट्स में यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है कोर्ट ऑफ सेशन। तो मैं कोर्ट ऑफ सेशन से रिलेटेड जो भी पार्ट्स मौजूद है पूरे बीएनएसएस के अंदर, ठीक है, पूरे बीएनएसएस के अंदर जो भी आपका पार्ट्स मौजूद है बीएनएसएस के अंदर रिलेटेड विथ कोर्ट ऑफ सेशन, मतलब कोर्ट ऑफ सेशन का एस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है, कोर्ट ऑफ सेशन में कौन से लोग प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, उनको क्या कहते हैं, उसमें अपॉइंटमेंट कौन करता है, उसके पावर्स क्या हैं, अपीलेट पावर क्या है, जुरिस्डिक्शन क्या है, एवरीथिंग आई विल गो इन डेप्थ, इन डिटेल। सो आपको क्या होगा कि आपके फिंगर टिप्स पर आ जाएगा कि आपने कोर्ट ऑफ सेशन एक बार पढ़ लिया, और खास करके जो लोग एडीजे वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पूरा आसान हो जाएगा चीज़ों को समझना, या आप जो नहीं भी तैयारी कर रहे हैं डीजे के लिए उनको भी चीज़ें आसान हो जाएंगी समझना, कि कोर्ट ऑफ सेशन से रिलेटेड हर चीज़ आपके फिंगर टिप्स पर होगा एकदम से पूरा का पूरा। तो परेशान मत होना आप लोग कि सर एकदम से सर 8 में थे तो फिर एकदम से 10 में चले गए, फिर 20 में आ गए, फिर 30 में आ गए, फिर 95 में आ गए, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कनेक्ट कर दूंगा, यानी कि जो कोर्ट ऑफ सेशन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सारे के सारे मैं कनेक्ट कर दूंगा। उसके पावर्स क्या होंगे तो एक जगह आपको नहीं मिलेगा, उसका अपीलेट पावर क्या हुआ तो अपीलेट में देखेंगे, उसका बेल का पावर क्या हुआ तो बेल में जाकर के देखेंगे। तो जो भी उससे कनेक्टेड होगा वो सारी चीजें मैं बताऊंगा इन डिटेल, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पहले डिस्कस नहीं करते थे, हम लोग सेक्शन वाइज करते थे, तो सेक्शन वाइज भी किया जा सकता है, लेकिन आई थिंक कि दिस इज द बेस्ट मेथड कि आप लोगों को याद रह जाएगा, चीज़ों को आप कनेक्ट कर पाओगे, एक दूसरे से लिंक कर पाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग शुरुआत से करते हैं, आज से सेक्शन 1 से हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था सेक्शन 1 वाला पार्ट। तो सेक्शन 1 में कुछ दिया नहीं है ज़्यादा, इन्होंने 3 चीज़ें कही हैं। और इससे जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बनते हैं, मैं फिर से भी रिपीट कर रहा हूँ, प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को आप बना सकते हो, या वन लाइनर जो मैं कहता हूँ वन लाइनर भी बन सकते हैं, ठीक है। तो वन लाइनर भी हम लोग बनाएंगे, और वन लाइनर बनाएंगे फ्रेश वाला, बिल्कुल नया वाला। और वो आपको जैसे जैसे बनेगा वैसे वैसे पीडीएफ, अगर मान लीजिए चैप्टर 1 से 50 बनते हैं या 100 बनते हैं या 10 बनते हैं, वॉट एवर इट में भी, वो सारे के सारे मैं आपको क्या करूंगा, फॉरवर्ड कर दूंगा, जैसे जैसे बनता जाएगा, या हैंड रिटेन या टैब्ड कॉपी जैसे भी होगी वो आपको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत से बात करते हैं। तो बेसिक ये चीज़ें याद रखिएगा, ये सब जो एग्जाम लिखने वाले हैं उनके लिए बहुत काम की चीज़ है। बाकी इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वगैरह तो आपको पता है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ज़्यादा कुछ जानने के लिए फिलहाल इस पोजीशन पे नहीं है, क्योंकि 1973 का रोल था, उसके बाद यहाँ पर ये सीधा मुद्दा आ गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि कब एसेंट दिया गया है तो वो याद रखेंगे, एक्ट नंबर क्या है वो याद रखेंगे, इस एक्ट का मेन पर्पस क्या है वो यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल क्लियर दिया है, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर दिया है। कंसोलिडेट और अमेंड करना दो ही चीजें इसकी हैं, सी एंड ए दो ही चीजें हैं, कंसोलिडेट एंड अमेंड करना, ओके। उसके बाद हम बात कर रहे थे किसकी, अच्छा ये देख लीजिए कि कब ये इनैक्ट हुआ है, तो इनैक्टेड बाई पार्लियामेंट, इनैक्टेड बाय पार्लियामेंट, तो इनैक्टेड बाय पार्लियामेंट का हुआ है तो 74th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये सब इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली उत्तराखंड वगैरह के स्टेट में पूछे जाते हैं, अभी किसी भी स्टेट में पूछे जाएं तो कोई बड़ी चीज नहीं है। ये किसी भी स्टेट का जो सिविल जज का एग्जाम होगा उसमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, एपीओ में क्वेश्चन बन सकता है कि कब ये कौन से रिपब्लिक ईयर में ये इनैक्ट किया गया था एक्ट, ओके।
चलिए अब बात करते हैं चैप्टर 1 से। तो चैप्टर 1 में हमारा सबसे पहला जो सेक्शन बनता है, सबसे सेक्शन 1 के अंदर तीन बातें मेंशन की गई हैं। इसमें सबसे पहले आता है शॉर्ट टाइटल, दूसरा आता है एक्सटेंट और तीसरा आता है कमेंसमेंट। ठीक है, सो ये तीनों चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कल। शॉर्ट टाइटल में कुछ नहीं करना है। शॉर्ट टाइटल कभी भी कहीं भी किसी से पूछे, इवन इन इंटरव्यू पूछे, आपको लिखने के लिए प्रीलिम्स में आ जाए, कहीं टिक लगाने के लिए जाए, तो पूरी की पूरी बात, किसको आवाज नहीं आ रही है? फिर तनवीर जी एक बार कनेक्ट कर लीजिए, नेट वगैरह देख कर लीजिए तो सबको आवाज आ जाएगी। ठीक है, सो नाउ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब भी कभी पूछे तो हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ से दी यानी THE दी जरूर रखना है। दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, संहिता है, स्पेलिंग वगैरह जरा जरूर चेक कर लेना आप लोग, ये मिस्टेक नहीं करना। ठीक है, कभी भी मान ली लिखने की जरूरत पड़ जाए या प्रीलिम्स में चार ऑप्शंस दे दे तो टिक लगाने के लिए आ जाए, रंग कलर करने के लिए आ जाए, तो इसको आपने ध्यान देना है। दी जरूर लगा रहेगा, दी को छोड़ के नहीं लेना है। ओके, नाउ अब यहाँ पर चैप्टर 9 की बात होती है, चैप्टर 11 की बात होती है और चैप्टर 12 की बात होती है। ये तीन चैप्टर्स अप्लीकेबल होंगे। यहाँ पर एक और छोटी सी चीज मैं आपको साथ के साथ बता देता हूँ। अदर देन दो शब्द का मतलब, यानी अदर देन का मतलब ही होता है एक्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पर अदर देन का मतलब होता है एक्सेप्ट। सो यहाँ क्लियर कर दिया है कि द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता अदर देन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर्स 9 11 एंड 12 देयर ऑफ शैल नॉट अप्लाई। सो इसके अलावा यानी कि 9 11 और 12 के अलावा कुछ भी लागू नहीं होगा नागालैंड में। मैंने कल भी बताया था आप लोगों से कि नागालैंड में ये अभी तक इसको टच नहीं कर रहे हैं, ट्राइबल एरियाज में ज्यादा ये उछल कूद नहीं कर रहे हैं, वहां पर ये ज्यादा कुछ अपना नया जो लॉ है या पुराना भी लॉ जो था CRPC उसको भी ये टच नहीं कर रहे थे। ठीक है, जो भी कर रहे हैं बाकी के स्टेट्स के अंदर अप्लाई हो रहा है। अगर नागालैंड में लागू करना है तो वहां की राज्य सरकार देखेगी, अगर ट्राइबल एरियाज में देखना है तो वहां की राज्य सरकार देखेगी, जहां भी ट्राइबल एरियाज का रोल आएगा वो। नाउ एक और यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, ट्राइबल एरियाज का मतलब क्या होगा? तो ट्राइबल एरियाज का मतलब वही होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पार्ट में दे रखा है इन्होंने। ट्राइबल एरियाज किसे कहेंगे? तो ट्राइबल एरियाज का मतलब सिंपल कहा है कि 21 जनवरी 1972, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 21 जनवरी 21 जनवरी 1972 के ठीक पहले वो क्षेत्र जो आसाम के एरियाज थे, वो एरिया जो आसाम के ट्राइबल एरियाज थे, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल के पैरा नंबर 20, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल और पैरा नंबर 20, पैरा नंबर 20 में इंक्लूड किया गया है। वो सारे एरियाज यहाँ पर हमारे ट्राइबल एरियाज होंगे। फिर से यहाँ पर क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स के लिए, कौन से एरियाज को ट्राइबल एरियाज नहीं कहा जाएगा? तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया है, अदर देन दोज, फिर से आया अदर देन, यहाँ पर एक्सेप्ट कर दीजिए, एक्सेप्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी ऑफ शिलोंग। ओके, लागू कब होगा कोई पता नहीं है, यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट। तो सच डेट पता नहीं है कब होगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे तब कर सकती है लागू। हो सकता है तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, अभी भी कर दे, 10 दिन के बाद कर दे, 6 महीने बाद कर दे, कल कर दे, विद इन मंथ कर दे, विद इन वीक कर दे, विद इन डे कर दे। ये टोटली डिस्क्रेशनरी पावर है, किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। एकदम सिंपल से समझिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा इसमें पावर है, जब चाहे तो वो नोटिफिकेशन के जरिए ऑफिशियल गैजेट में कर सकती है। सो मोटे मोटे तौर पर हमारे पास सेक्शन 1 था। सेक्शन 1 में तीन बातें हमारे पास आती हैं, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। लास्ट सेशन में मैंने ये चीज डिस्कस करी थी और अभी भी मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, इसमें इंडिया के बारे में कहीं भी कुछ भी नहीं कहा गया है, यहाँ भारत के बारे में भी कुछ भी नहीं कहा गया है। ना तो इंडिया का टर्म इस्तेमाल हुआ है, ना तो भारत का इस्तेमाल हुआ है, कुछ भी इस्तेमाल इन्होंने नहीं किया है। भारत किसको कहेंगे पता नहीं, इंडिया किसको कहेंगे पता नहीं, नथिंग हैज बीन मेड क्लियर, इसलिए उसके बारे में हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए अब मेन पार्ट पर आएंगे, जो हम लोग हैं डेफिनेशंस को मैं इन डेप्थ बताने वाला हूं, इसलिए ध्यान शांति से बिल्कुल कूल होकर के, जरूरत पड़े तो नोट कर लेना, जहां पर जरूरत पड़ेगी मैं खुद आपको PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन अगर मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप लोग लिखें तो ज़्यादा बेटर होगा, जिनको भी एग्जाम देना है उनके लिए, क्योंकि लिखने से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपका जो स्पेलिंग प्रैक्टिस, राइटिंग स्पीड, ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, इंप्रूव हो जाएंगी। ओके, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं एकदम शुरुआत से। देखिए, अब यहाँ पर बात हम लोग कर रहे हैं किसकी? सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए, आराम से समझेंगे बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में। डेफिनेशन, डेफिनेशंस,
तो डेफिनेशन में कुछ नहीं है, 2(1)A से लेकर के अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2(1)Z तक पूरा का पूरा मामला जो है ये डेफिनेशंस पार्ट को कवर करता है। और ये 2(1)A से लेकर के 2(1)Z तक जो डेफिनेशंस दिए गए हैं वो अल्फाबेटिकल फॉर्मेट में दिए गए हैं, अल्फाबेटिकल फॉर्मेट में दिए गए हैं। यानी पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी, उसमें भी ABCD में डिक्शनरी फॉर्मेट का इस्तेमाल किया गया। पहले तो हम लोग डिक्शनरी चलाना सीखे थे, अब तो कोई डिक्शनरी की जरूरत भी नहीं पड़ती है, अब कोई डिक्शनरी देखता भी नहीं है। अब तो सीधा गूगल में आप वर्ड टाइप करो, अपने आप आंसर मिल जाएगा। तो लोग डिक्शनरी ढूंढना, निकालना, खरीदना, पढ़ना सब छोड़ चुके हैं ऑलमोस्ट 90%। 10% कहीं कहीं लोग करते होंगे मे बी। तो फिलहाल यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि 2(1)A से लेकर के 2(1)Z तक पूरा का पूरा डेफिनेशंस दिया हुआ है, यानी A से लेकर Z तक हमारे पास डेफिनेशन ही डेफिनेशन है। अब यहाँ पर उल्टा भी याद रखना है और सीधा भी याद रखना है। तो सबसे पहला जो टर्म हमारे को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर मिल रहा है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत जरूरी है समझना, ये बहुत काम आने वाला है। इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बहुत ब्रॉड होने वाला है, बहुत ही ब्रॉड होने वाला है। इसका खूब इस्तेमाल कौन करेगी? पुलिस करेगी, जम के इस्तेमाल करेगी। आपको एज ए जज इसको समझना पड़ेगा, ठीक है? इसको एकदम कायदे से समझना पड़ेगा कि कौन सा ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या है, और ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या नहीं है, वो आपको ही समझना पड़ेगा। नाउ सी, देखिए यहाँ पर ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का मतलब क्या है, बहुत क्लियर कहते हैं। इंक्लूड, इंक्लूड कर दिया है इन्होंने, तो यहाँ पर ले लेते हैं मीन्स। यहां से सिंपल ले लेंगे, मीन्स शैल इंक्लूड, तो इन्होंने शैल लगा दिया, तो शैल का मतलब कंपलसरी है, हो ही गया। नाउ इंक्लूड, सो शैल इंक्लूड। मैं डेफिनेशन आपको पूरे डिटेल से बता रहा हूं, ध्यान से नोट कर लेना हो सके तो। शैल इंक्लूड क्या, देखिएगा यहाँ पर यूज ऑफ, ये वर्ड पकड़ लेना, यूज ऑफ। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं यूज ऑफ। अब यूज ऑफ के बाद ए, मैं जानबूझ के नंबर दे रहा हूं आपको समझने के लिए। एनी कम्युनिकेशन डिवाइस, फिर से रिपीट करेंगे, एनी कम्युनिकेशन डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस। अब यहां पर देखिए, अगर ध्यान से समझेंगे ना तो एक नया टेक्निकल पार्ट आएगा, ठीक है? एनी कम्युनिकेशन डिवाइस। अब ये कम्युनिकेशन डिवाइस किसको कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कम्युनिकेशन डिवाइस? इसको हम लोगों ने यहाँ पर नहीं किया है, इसका डेफिनेशन नहीं दिया, मतलब लेजिस्लेचर ने इसका कोई डेफिनेशन एज सच नहीं दिया हुआ है। कम्युनिकेशन डिवाइस किसको कहेंगे? बस इतना कह रहा है कि कम्युनिकेशन डिवाइस। व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन डिवाइस? वन वे कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन है। बहुत बार होता है कि हम बंद कमरे में अपना एक माइक ऑन करते हैं, अपनी आवाज में गाना गाते हैं, कुछ बात करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और उसको खुद ही सुनते हैं, जैसे लोग वीडियोज बनाते हैं, कंटेंट्स बनाते हैं। तो वो कम्युनिकेशन क्या, तो वन वे कम्युनिकेशन को हम यहाँ पर लेंगे? ये वेग हो गया यहाँ पर। कुछ समय के बाद आपको सुनने को मिल सकता है कि इस टर्म को सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है, इंटरप्रेट किया है, ये आ सकता है कुछ समय के बाद। तो अगर नहीं है तो आप याद रखिएगा, ये मैं थोड़ा सा टेक्निकल बातें आपसे कर रहा हूँ शेयर आप सबसे। यहाँ पर इन्होंने लिखा है एनी कम्युनिकेशन डिवाइस, तो जब हमें नहीं पता है तो हम इसका एक जनरल मीनिंग लेंगे, और अगर जनरल मीनिंग में इसका मीनिंग नहीं मिलता है तो उस केस में फिर लीगल या टेक्निकल वे देखा जाता है, ठीक है? लीगल या टेक्निकल देखा जाए तो पहले अगर हम लोग जनरल वे में देखेंगे तो ये पूरा का पूरा संहिता का इसका जो पर्पस है वो सीधा यहाँ पर किस लिए पर्पस है? पर्पस बहुत क्रिस्टल क्लियर है इनका कि लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर। क्या करना है? कंसोलिडेट करना है, अमेंड करना है, कंसोलिडेट करना है, अमेंड करना है, कंसोलिडेट करना है, अमेंड करना है, कंसोलिडेट करना है, अमेंड करना है। क्या? द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर। सो बेसिकली क्रिमिनल प्रोसीजर को अमेंड करने के लिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्रिमिनल प्रोसीजर को अमेंड करने के लिए, क्रिमिनल प्रोसीजर को कंसोलिडेट करने के पर्पस से BNSS 2023 को इनेक्ट किया है पार्लियामेंट ने। द होल एंड सोल पर्पस इज दिस। तो मतलब यह है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सेक्शन 1 से सेक्शन 531 तक, सेक्शन 1 टू सेक्शन 531 तक जितने भी सेक्शंस हैं वो सारे के सारे क्या हैं? क्रिमिनल प्रोसीजर को डील करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे ऑल आर डीलिंग विद द क्रिमिनल प्रोसीजर्स।
उसमें कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन या अमेंडमेंट की बात होगी ही होगी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। उस चीज को आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ब्रॉड माइंड से सोचना है। बड़े एडवोकेट्स, जो सीनियर एडवोकेट जिनको आप कहते हो ना, बड़े बड़े नाम जो कहते हैं, उनके तरह सोचना पड़ेगा आपको, छोटा नहीं सोचना है। यही तो इस फील्ड की मतलब खूबसूरती है कि उनके पास भी यही सीआरपीसी होता है, उनके पास भी यही बीएनएसएस होता है। बस उनके पास जो फीस होती है वो 50 लाख 70 लाख होती है, और कहीं 50 रुपया या 100 रुपया भी निकालना बड़ा मुश्किल होता है, कमाना बड़ा मुश्किल होता है। यही वो एक्ट होता है जिसको सुप्रीम कोर्ट भी पकड़ के इंटरप्रेट कर लेती है, और यही वो एक्ट होता है जिसको एक सिविल जज इंटरप्रेट नहीं करते हैं, या करते हैं अपने लेवल से। ठीक है। तो ये चीज हमें समझनी होगी कि उनके पास और हमारे पास में जो गैप होता है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स या सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के पास, या हाई कोर्ट के जजेज या हाई कोर्ट के लॉयर के साथ हम लोगों के बीच में जो गैप होता है, दैट इज ओनली नॉलेज गैप, द इंटरप्रिटेशन पार्ट। तो आपका माइंड में एकदम शांति से एक बात को एकदम क्रिस्टल क्लियर डाल लो। क्रिस्टल क्लियर आपने डालना बस इतना है कि क्रिमिनल प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर को अमेंड करने के लिए, क्रिमिनल प्रोसीजर को कंसोलिडेट करने के लिए ये एक्ट लाया गया है, बस पर्पस इतना है। अब क्या होता है क्रिमिनल प्रोसीजर, अगेन इट इज नॉट डिफाइंड। फिर से वही बात हो गई कि क्रिमिनल प्रोसीजर क्या होगा, अगेन इट इज नॉट डिफाइंड। इसका कोई डेफिनेशन एज सच नहीं दिया हुआ है। चीजों को आराम से समझना, बहुत आराम से। अगर किसी से पूछ दो आपकी, भाई बताओ, किसी भी आदमी से पूछ दो, सर व्हाट डू यू मीन बाय क्रिमिनल प्रोसीजर, क्या होता है क्रिमिनल प्रोसीजर। आप किसी से पूछ दो व्हाट डू यू मीन बाय सिविल प्रोसीजर, व्हाट डू यू मीन बाय सिविल प्रोसीजर, तो सिविल प्रोसीजर जैसे कोई बोलेगा, तो लॉ स्टूडेंट अगर कोई है तो बोलेगा सर लॉ प्रोसीजर, सिविल लॉ प्रोसीजर का मतलब होता है, या सिविल प्रोसीजर का मतलब होता है सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। व्हाट डू यू मीन बाय क्रिमिनल प्रोसीजर, तो क्रिमिनल प्रोसीजर का मतलब सर बीएनएसएस होता है। सर क्रिमिनल प्रोसीजर का मतलब जनरल मीनिंग क्या होता है, तो आपने सीधा लॉ से कनेक्ट कर दिया। आपने क्या कर दिया, सीधे चीजों को कनेक्ट कर दिया। तो हमारे यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर डेफिनेशन बात कर रहा हूं किसकी, ऑडियो वीडियो, ऑडियो वीडियो, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के डेफिनेशन की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है कि यहां जो डेफिनेशन दिया गया, ये भी क्रिमिनल प्रोसीजर को डील करने के लिए दिया गया है। ये भी क्रिमिनल प्रोसीजर के जो प्रोविजंस हैं उसको कहीं कंसोलिडेट करने के लिए या अमेंड करने के लिए इसको डिफाइन किया गया है। ओके, सो नाउ क्रिमिनल प्रोसीजर का मतलब क्या होगा ये हमें नहीं पता है, बट हम एक जनरल व्यू ले सकते हैं कि क्रिमिनल प्रोसीजर का मतलब होता है जो कोर्ट में प्रोसीजर चलेगा वो। क्रिमिनल प्रोसीजर का मतलब हम ले सकते हैं जो बीएनएसएस के अंदर जो प्रोसीजर बताए गए हैं वो, हम ये मान के चलेंगे। ठीक है, ये प्रिजम्पशन में चलेगा। नाउ दूसरी बात यहां पर और पकड़ते हैं, दूसरी बात और समझते हैं। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का मतलब यहां पर बहुत क्लियरली इन्होंने लिखा है, यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस। व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन डिवाइस, बिकॉज द टर्म कम्युनिकेशन इज अगेन वे। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन और टू वे कम्युनिकेशन और थ्री वे। अभी जो मैं कर रहा हूँ कम्युनिकेशन क्या है, वन टू मोर है। मैं अकेला बोल रहा हूँ और आप सबसे यहाँ 50 100 50 हजार जो भी लोग जुड़ेंगे, सबके साथ कम्युनिकेशन हो रहा है। जैसे मोदी जी मन की बात करते हैं, मन की बात करते हैं तो वो क्या होता है, वो कम्युनिकेशन कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा, कहा जा सकता है, प्रोवाइडेड कि अगर सामने से कोई पर्सन क्वेश्चन आंसर कर दे तब। मैं अपना वन साइडेड बात कर रहा हूं तो कम्युनिकेशन नहीं कहा जाता। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कम्युनिकेट करना, अपनी बात को पहुंचाना। अब दो चीजें हो गई, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन। तो मैं सिर्फ अपनी तरफ से कुछ बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, या कहीं मैंने लिख के दे दिया, यहाँ कहीं मैंने यूट्यूब पे डाल दिया, कहीं मैंने पोस्टर बना के डाल दिया, कहीं प्रिंट बना के डाल दिया। आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग एन इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन मीन आई एम कम्युनिकेटिंग, मैं रियल में कम्युनिकेट कर रहा हूं। तो इसका मतलब सिंपल हो गया, आपको मैं ब्रॉडली बता रहा हूं, कोई भी ऐसा डिवाइस, कोई भी ऐसा डिवाइस जिसका इस्तेमाल कम्युनिकेशन के लिए होगा। लेकिन उस कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किस लिए होने वाला है, यहां पर क्लियर कर दिया है, फॉर द पर्पसेस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन डिवाइस जिसका पर्पस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का होगा। फिर अगेन वही क्वेश्चन आएगा, आप पूछ सकते हो सर व्हाट डू यू मीन बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। कितने लोग ये भी पूछ सकते हैं सर व्हाट डू यू मीन बाय वीडियो, ये वीडियो भी लीगल टर्म में आ सकता है। तो वीडियो तो चलो आपको समझ में आ रहा है, जो हम वीडियो देखते हैं, कौन सी वीडियो, शाहरुख खान की मूवी देख रहे हो, दैट इज वीडियो। यहां पर कह रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, व्हाट डू मीन बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, जिन शब्दों का इस्तेमाल बीएनएसएस ने कर लिया है और उसके बारे में कहीं भी डेफिनेशन नहीं दिया है,
तो इन शब्दों का डेफिनेशन हम आईटी एक्ट के साथ देखेंगे या भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के साथ देखेंगे, जिन शब्दों का इस्तेमाल कर लिया है। तो जो शब्द यहां पर आपको मिल रहे हैं उसका आपको डेफिनेशन यदि नहीं मिल रहा है तो इन शब्दों का मीनिंग जो निकालना है वो हमें कहां से निकालना है, आईटी एक्ट से निकाल लेना है। ये बात बिल्कुल लास्ट में कही गई है। देखिए यहां पर मैं थोड़ा सा शेयर कर देता हूं। पहले सेक्शन 2 के सब सेक्शन 2 में बहुत क्लियरली मेंशन किया है, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड हियरिन एंड नॉट डिफाइंड, क्लियर कर रहा है, नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। सो बीएनएसएस में डिफाइंड नहीं है, बट इट इज डिफाइंड इन द आईटी एक्ट 2000, इट इज डिफाइंड इन द बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023, शैल हैव द मीनिंग्स रिस्पेक्टिवली असाइंड टू देम इन दैट एक्ट एंड संहिता। तो वही मीनिंग होगा जो एक्ट और संहिता में दिया गया है। सो आईटी एक्ट हो गया और संहिता का मतलब बीएनएस हो गया 2023। सो फिर भी ये दो एक्ट को पकड़ के चल रहा है, एक आईटी एक्ट 2000 को और दूसरा हो गया बीएनएस 2023। तो इसमें जो मीनिंग दिया है शब्दों का मीनिंग वही इस्तेमाल करना, तीसरा चौथा हमें इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर के नटशेल में हमें समझना आ गया कि क्या क्या चीजें इसमें आएंगी। तो चलिए हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। तो एनी कम्युनिकेशन डिवाइस किस लिए, फॉर द पर्पस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो आप यहां लिख सकते हैं पर्पस ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब आप सोच सकते हो माइंड में कौन कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कि कॉन्फ्रेंसिंग, एनी पर्पस ऑफ कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस, ओके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ओके कॉमा। कोई भी ऐसा डिवाइस, कोई भी ऐसा कम्युनिकेटिंग डिवाइस जिसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना होगा। नंबर बी इसी के साथ ले सकते हैं, एनी एनी कम्युनिकेटिंग डिवाइस, यहां पर आ गया फिर से। तो यहां पर रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिख देंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। सो यहां आप आराम से लिख देना, यहां से हो गया रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, तो इसको आप ऐसे रख लीजिए, रिकॉर्डिंग। एनी कम्युनिकेशन डिवाइस जिसका इस्तेमाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए किया जाएगा, कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन डिवाइस जिसका इस्तेमाल प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन के रिकॉर्डिंग के लिए किया जाएगा, ओके, टीआईपी वगैरह में। नाउ नेक्स्ट यहां से देख सकते हैं, यहां पर कॉमा, सर्च एंड सीजर और एविडेंस, सर्च एंड सीजर और एविडेंस, सर्च एंड सीजर, सर्च एंड सीजर, सर्च एंड सीजर, आगे लिखा है किलर के और लिखा है और एविडेंस, और एविडेंस, और एविडेंस, ओके। नेक्स्ट फिर यहां से आगे बढ़ेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, तो आप यहां से लिख सकते हो आप ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ओके, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ओके। नाउ अगेन यहां से आगे चलेंगे, एंड फॉर सच अदर पर्पस, तो यहां से मैं जानबूझ के यहां पर बीच में एंड लिखूंगा ऐसा कैपिटल, क्योंकि मुझे ब्रेक करके समझना है, ठीक है। ये समझने के लिए एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, पहले बोल रहा हूं, जिनको एग्जाम में जाना है उनको नहीं लिखना है। फॉर फॉर सच अदर पर्पस, सच अदर पर्पस, सच अदर पर्पस, यहां पर क्लियर कर दिया, सच अदर पर्पसेज है, पर्पसेस कर दीजिए, एस लगा दीजिए, सच अदर पर्पसेस, एंड बाई सच अदर मीन्स, तो यहां से फिर लिख देंगे एंड बाई सच अदर मीन्स, बाई सच अदर मीन्स, ओके, बाई सच अदर मीन्स, एज द स्टेट गवर्नमेंट में, तो लास्ट कर देते हैं एज द स्टेट गवर्नमेंट, ये बहुत काम की चीज है, ध्यान रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट बहुत काम की चीज है, स्टेट गवर्नमेंट में क्या लिखा है, बाई रूल्स प्रोवाइड, बाई रूल्स प्रोवाइड, यहीं पे लिख दे रहा हूं बाई रूल्स प्रोवाइड, ओके। तो यहां पर बड़ा सिंपल सा पॉइंट निकल के आया, उसको आपको ध्यान से समझ लेना है क्या क्या चीजें आती हैं, एकदम से बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको एकदम इसको दिमाग में क्रिस्टल क्लियर समझ के लेना है,
ठीक है, रटना नहीं है, रटेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। रटने का काम अपने आप धीरे 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 हो जाता है। ठीक है, जो एग्जाम के लिए जाएंगे उनको भी कह रहा हूँ, जो ऐसे हैं उनको रटने की तो जरूरत ही नहीं, जो प्रैक्टिस में हो तो डायरेक्ट खोल के आर्ग्यूमेंट ही कर लेंगे कोर्ट में, कोई दिक्कत ही नहीं है। सो नाउ सी, कुल मिलाकर के सीन क्या हो गया, यहां देखिए, यहां पर दो चीजें हैं, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं फिर उसके बाद आपको शेयर करता हूं। यहां देखिए यूज, यहां पर क्या कहता है यूज, ओके। यूज ऑफ, सो एनी, देखिए ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स शैल इंक्लूड यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस, किस लिए, फॉर द पर्पस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो नंबर वन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए किया, तो नंबर टू आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस को रिकॉर्ड करने के लिए किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल आप करते हैं तो वो क्या होगा, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स कहलाएगा। ओके, अब कम्युनिकेशन डिवाइस कुछ भी हो सकता है, वो इंडियन हो सकता है, अमेरिकन हो सकता है, चाइनीज हो सकता है, जापानीज हो सकता है, कोरियन हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है, मेड इन इंडिया भी हो सकता है, मेड इन चाइना भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, नाउ सर्च एंड सीजर और एविडेंस, इसका मतलब यहां पर बहुत क्लियर कर दिया है, एनी कम्युनिकेशन डिवाइस फॉर द पर्पस ऑफ, यहां से उठा लीजिए, फॉर द पर्पस ऑफ सर्च, फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। सो पर्पस क्या है आपका, पर्पस है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना, पर्पस हो गया आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस को रिकॉर्ड करना, पर्पस हो गया सर्च करना, तलाशी लेना, सीजर करना और एविडेंस बनाना, एविडेंस इकट्ठा करना। इसका मतलब क्या हो गया, आपको यहीं से आइडिया लग जाएगा कि पुलिस तलाशी लेती है, सीजर पुलिस सीजर लिस्ट बनाना या सीजर करना ये किसका काम है, जब्ती करना, तलाशी जब्ती किसका काम है, पुलिस का काम है। तो ये कैसे होगा, कम्युनिकेशन डिवाइस के जरिए होगा। इसके अलावा ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नाउ, और किसी भी दूसरे तीसरे पर्पसेस के लिए, एंड फॉर सच अदर पर्पसेस, अगर हम किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल किसी दूसरे तीसरे पर्पसेस के लिए करते हैं, किसी दूसरे तीसरे तरीके से करते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट हमें बताएगी, हम उसको भी क्या बोल सकते हैं, फाइनली क्या बोलेंगे, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो ये पॉइंट याद रखना है, बहुत सिंपल शॉर्टकट है, एकदम शॉर्टकट है, कुछ भी नहीं करना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, VRST, मोटे मोटे तौर पर, V से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, R से रिकॉर्डिंग और प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, S से सर्च सीजर एंड एविडेंस और T से ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। सो VRST, ओके, सिंपल है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सर्च एंड सीजर एंड और एविडेंस, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, सिंपल, वेरी इजी। ओके, अदर पर्पसेज में कुछ भी हो सकता है, वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। मींस डिसाइड कौन करेगा, अदर मींस स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी बाय रूल्स। ओके, चलिए, यानी ये एक्ट नहीं होगा, स्टेट गवर्नमेंट जो बनाएगी वो रूल्स कहलाएगा, एक्ट नहीं कहलाएगा। सिंपल है, आसान है। अब इसके ऊपर आप कोई केस लो नहीं ढूंढ सकते हो फिलहाल एट एट दिस टाइम, क्योंकि ये अभी सुप्रीम कोर्ट तक मैटर जाया नहीं है ऐसे चीजों को इंटरप्रेट करने के लिए। हाँ, अगर इसको हम आईटी एक्ट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो अलग ही कहानी बनेगी। ओके, तो फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। बेल का पार्ट आता है, बेल का पार्ट आता है, बेल के पार्ट को हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बेल का डेफिनेशन बहुत बार आ चुका है। पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर इन्होंने बेल को डिफाइन कर दिया है, ठीक है, तो बहुत मजेदार काम किया इन्होंने, अच्छा काम किया है कि बेल को इन्होंने कायदे से डिफाइन कर दिया है। तो यहाँ पर हम लोग उल्टा ले लेंगे फिर से, यहाँ पर हमारा टॉपिक हो गया बेल, बेल के लिए जो डेफिनेशन बन रहा है वो सेक्शन 2(1)(b), सेक्शन 2(1)(b, व्हाट डू यू मीन बाय बेल, यहां से ये क्वेश्चन बनता है क्या होता है बेल। सो व्हाट इज बेल, यहीं से निकाल के देख सकते हैं, बेल मीन्स, यहां से उठा लेंगे चुपचाप, रिलीज ऑफ ए पर्सन। सो नाउ यहां से ब्रेक कर देंगे, बेल का मतलब होता है रिलीज ऑफ ए पर्सन। अब ये कैसा पर्सन होगा, यही से देखना है, रिलीज ऑफ ए पर्सन कैसा पर्सन, अक्यूज्ड, ये अक्यूज्ड हो सकते हैं, यहां पर किलर खुद ही लिख रहा है, अक्यूज्ड ऑफ, अक्यूज्ड ऑफ, या यहां से यहीं पर ब्रेक मैं जानबूझ के कर रहा हूं, सस्पेक्टेड ऑफ, तो दोनों में देखिए लिखा है अक्यूज्ड ऑफ, सस्पेक्टेड ऑफ,
अक्यूज्ड ऑफ, सस्पेक्टेड ऑफ, अक्यूज्ड ऑफ, सस्पेक्टेड ऑफ, या तो अक्यूज्ड हो या तो सस्पेक्टेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सस्पेक्टेड ऑफ। कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, तो भाई या तो ये अक्यूज्ड हो या सस्पेक्टेड हो किस चीज का, कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। सो इसने कोई ऑफेंस कमिट किया हो, ऐसे पर्सन को रिलीज करना। मोटे तौर पर अगर एक लाइन में आपको कंक्लूड करना हो तो आप बोल सकते हैं, ये इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है, आप कहीं पर जाकर के भी, अब अगर आप प्रैक्टिस में हो तो आप यहाँ पर अगर कहीं आ रहा है तो मामला आ रहा है, बेल लेते वक्त हम ये सबमिशन कर सकते हैं। व्हाट इज बेल? बेल इज नथिंग बट इट इज ए रिलीज ऑफ पर्सन। अब ये पूरी प्रोसेस समझ लीजिए, वो अक्यूज्ड भी हो सकता है, सस्पेक्ट भी हो सकता है, इसका मतलब सस्पेक्टेड पर्सन का भी बेल कराना पड़ेगा मोटे तौर पर, सस्पेक्टेड पर्सन का भी बेल कराना पड़ सकता है। सो सस्पेक्टेड ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, सस्पेक्टेड ऑफ एन कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। अब ये कहां से करवाएंगे, तो यहां पर क्लियर करा, फ्रॉम दी कस्टडी ऑफ लॉ, तो यहां से ले लेंगे फ्रॉम दी कस्टडी ऑफ लॉ, फ्रॉम दी कस्टडी ऑफ लॉ, बहुत क्लियर कहा है, फ्रॉम दी कस्टडी ऑफ लॉ। तो कहां से हम रिलीज करा रहे हैं पर्सन को, अक्यूज्ड को या सस्पेक्टेड को, फ्रॉम दी कस्टडी ऑफ लॉ। नाउ नेक्स्ट, सिंपल, वेरी सिंपल, यहीं से आपको ब्रेक करना शेयर कर रहा हूं और कुछ नहीं। अपॉन सर्टेन कंडीशंस, वेरी गुड, अब ये भी क्लियर कर दिया कि कुछ कंडीशंस पर, अपॉन सर्टेन कंडीशंस, तो मतलब आपके दिमाग में क्लियर हो गया, कभी भी अगर बेल होगा, कभी भी किसी पर्सन को बेल पर रिलीज किया जाएगा, एज ए जज आप कंडीशन इंपोज कर सकते हैं। If you're a magistrate, if you're granting bail in any matter, you can impose conditions. If you're a court of session, you are granting a bail, you can impose conditions. High court judge है, they can impose conditions. यहां कंडीशंस क्या होगा उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, कंडीशंस इंपोज किया जा सकता है। व्हाट इज दैट, कंडीशन इंपोज किया जा सकता है, अच्छी बात है भाई, कंडीशंस इंपोज किया जा सकता है। नाउ अपॉन सर्टेन कंडीशंस इम्पोज्ड बाय, ओके, अब कंडीशंस, अब ये इम्पोज कौन कर रहा है, कंडीशंस इम्पोज्ड बाय, अब यहां से ब्रेक कर रहा हूं जानबूझ के, इम्पोज्ड बाय एन ऑफिसर और कोर्ट, एन ऑफिसर और कोर्ट, एन ऑफिसर और कोर्ट, एन ऑफिसर और कोर्ट, वेरी गुड, एन ऑफिसर और कोर्ट, कब, ऑन एग्जीक्यूशन बाय सच पर्सन, ऑन एग्जीक्यूशन, लास्ट लाइन इसी में डाल देंगे, ऑन एग्जीक्यूशन, ऑन एग्जीक्यूशन बाय सच पर्सन, बाय सच पर्सन, सच पर्सन का मतलब क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म सच पर्सन, जो सस्पेक्टेड है, जो अक्यूज्ड है, उसी को सच पर्सन कहा गया है यहां पर। सो ऑन एग्जीक्यूशन बाय सच पर्सन ऑफ ए बॉन्ड और ए बेल बॉन्ड, ऑफ ए बॉन्ड और ए बेल बॉन्ड, ऑफ ए बॉन्ड और ए बेल बॉन्ड, सो ऑफ अ बॉन्ड और अ बेल बॉन्ड। सो कुल मिला के नटशेल में बात क्या आ गई, आपको अब बेल के लिए क्या करना पड़ेगा, बेल का मतलब क्या समझ में आ रहा है, पूरा आ गया एक ही सीन में। व्हाट डू मीन बाय बेल, बेल का मतलब क्या समझ में आ गया, बहुत सिंपल सी बात समझ में आ गई। बेल का मतलब रिलीज होता है सर, रिलीज, किसका रिलीज, किसी आदमी का रिलीज, जानवर के रिलीज की बात नहीं करते, एनिमल के रिलीज की बात नहीं करते। रिलीज मीन्स रिलीज ऑफ ए पर्सन, पर्सन का मतलब नेचुरल पर्सन, नॉट ए ज्यूरिस्टिक पर्सन, कंपनी की बात नहीं करते हम। सो रिलीज ऑफ ए पर्सन अक्यूज्ड ऑफ और सस्पेक्टेड ऑफ किस चीज का, कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। तो सस्पेक्टेड पर्सन को भी, सस्पेक्टेड पर्सन को भी अगर कस्टडी ऑफ लॉ से रिलीज किया जाता है तो वो बेल कहलाएगा, सस्पेक्टेड पर्सन को भी। अक्यूज्ड और सस्पेक्टेड में फर्क होता है। नाउ कंडीशंस कुछ भी हो सकता है, दैट इज इम्पोज्ड बाय एन ऑफिसर और बाय कोर्ट, और वो कैसे होगा, ऑन एग्जीक्यूशन बाय सच पर्सन, कब, बाय ऑफ ए बॉन्ड और बेल बॉन्ड। तो ये भी मजेदार चीज आ रही है, एग्जीक्यूशन बाय सच पर्सन, एग्जीक्यूशन बाय सच पर्सन, तो भैया जो पर्सन है वो एग्जीक्यूट करता है बॉन्ड, जो पर्सन है वो एग्जीक्यूट करता है बेल बॉन्ड उस समय, तो यानी कि उल्टा से याद रखना है। तो देखिए अब कैसे करेंगे, ऐसे समझिए, कोई पर्सन है जिसको हम कह रहे हैं अक्यूज्ड, कोई पर्सन है जिसको हम कह रहे हैं सस्पेक्टेड,
कोई पर्सन है अक्यूज या कोई पर्सन है सस्पेक्टेड। अब वो उस सस्पेक्टेड है या अक्यूज है किस चीज का, उसने अपराध किया है, कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, उसने कोई अपराध किया है। ओके, अब जैसे कमीशन है तो यानी कि अपराध किया है, तो इसका मतलब क्या है, अब अपराध किया तो कहां चला गया, कस्टडी ऑफ लॉ, कस्टडी ऑफ लॉ, कस्टडी में चला गया, कस्टडी ऑफ लॉ। अब यहां कस्टडी ऑफ लॉ आ गया। नाउ अब यहां पर सुनिए, कस्टडी ऑफ लॉ चला गया। अब कस्टडी ऑफ लॉ में चला गया तो अब इस पर्सन को रिलीज किया जाएगा। रिलीज करेगा कौन करेगा, तो रिलीज दो लोग कर सकते हैं, कोर्ट कर सकती है या ऑफिसर कर सकता है। सो कोर्ट और ऑफिसर इसको रिलीज करेंगे। कब करेंगे, कब करेंगे, नंबर वन, कब करेंगे, कंडीशंस पर, कब करेंगे, कंडीशंस पर। और नंबर टू, जब ये आदमी क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, बॉन्ड और बेल बॉन्ड। तो जब ये पर्सन पर्सन एग्जीक्यूट करेगा, तुम जाओगे तो हमको बंद करना पड़ेगा। बॉन्ड और बेल बॉन्ड, बॉन्ड और बेल बॉन्ड, बॉन्ड और बेल बॉन्ड, बॉन्ड और बेल बॉन्ड, बॉन्ड और बेल बॉन्ड। ओके, वेरी सिंपल, वेरी इजी। सो अक्यूज और सस्पेक्टेड पर्सन कमीशन ऑफ एन ऑफेंस किया है, कस्टडी में चला गया, अब उस पर्सन को रिलीज किया जाएगा। रिलीज कोर्ट करेगी या कोई ऑफिसर करेगा, कंडीशंस पर करेगा, या पर्सन जो है अगर एग्जीक्यूट करता है बॉन्ड या बेल बॉन्ड, तब जाकर के उस पर्सन को रिलीज किया जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, सिंपल भाषा में बेल बोलते हैं। एंड इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2(1)(b) ऑफ BNSS 2023, BNSS 2023। और कुछ भी नहीं है, सिंपल सी कहानी है जो हम लोगों को एक दूसरे को सुनानी है। ओके, चलिए नाउ, सर हाँ जी सर बोलिए, हाँ जी सर बोलिए। सस्पेक्टेड का एक एग्जांपल दीजिए ना। एग्जाम्पल, जी सर, सस्पेक्टेड वाला। सस्पेक्टेड वाला, वेरी गुड। देखिए, अक्यूज का मतलब क्या होता है, पहले ये बताइए मेरे को, व्हाट डू यू मीन बाय अक्यूज। सर जो ऑफेंस कर चुका है। जो ऑफेंस अभी कर चुका है, जी सर। मतलब क्या कहेंगे, जो ऑफेंस कर चुका, आपको कैसे पता है कि उसने ऑफेंस कमिट किया है, Questions लगे हों सर। जिस पर आरोप लगा दिया गया है। जिस पर आरोप लगा दिया गया है कि उसने अपराध किया है। ठीक है, और कुछ, वो और कोई। वो अभी प्रूव नहीं हुआ है, वो तो कोर्ट का काम है, लॉ का काम है, बट यहाँ पे वो एक्यूज्ड माना जाता है क्योंकि उसके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगी है दैट, ऐसे भी कह सकते हैं दैट ही इज सस्पेक्टेड ऑफ द कमीशन ऑफ सर्टेन ऑफेंस। तो सस्पेक्टेड और फिर एक्यूज में फर्क क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वी हैव टू डील इट राइट नाउ। सस्पेक्टेड और अक्यूज्ड का डिफरेंस क्या हो सकता है, सर एनीबडी। सस्पेक्ट हाँ, ऐसा भी तो आ सकता है, सस्पेक्ट एक एक करके, एक एक करके, हाँ हाँ बोलिए बोलिए, एक एक। सस्पेक्टेड वो हो गया जहाँ कंप्लेनेंट श्योर नहीं है कि ये किसी ने किया है या नहीं किया, सिर्फ हमें अंदेशा है कि इस व्यक्ति ने ये क्राइम किया हो सकता है, या और एक्यूज जिसने प्राइमरी स्टेज पे ये शो होता है कि भाई इसी ने किया है। सर सस्पेक्टेड की एग्जांपल सर ऐसी भी है, हाँ दीजिए। किसी को ऑफेंस करने से प्रिवेंट करना, वहां पे खदशा रहता, अंदेशा रहता है कि वो कोई क्राइम कर सकता है, और बिफोर द कमीशन ऑफ द क्राइम पुलिस उसको अपनी कस्टडी में लेती है कि दैट, वहां पे ये सस्पिशन रहता है कि ही माइट कमिट द क्राइम इन द फ्यूचर। ओके ओके ओके, और एनीथिंग एल्स, एनीवन। सर चार्ज मेरी फॉर्म आवाज कर दिया गया है उसके ऊपर। हेलो, हाँ जी बोलिए बोलिए। चार्ज फ्रेम कर दिया गया है उसके ऊपर, तो वो एक्यूज्ड हो सकता है, हो जाएगा। सर फिलहाल पूछ रहे हैं सस्पेक्टेड। देखिए, आपने बहुत बार देखा होगा ऐसा एफआईआर, आपने देखा होगा जिसमें लिखा रखता है कि पुलिस को लिखते हुए, मतलब पुलिस को संबोधित करते हुए लिखते हैं,
मुझे ऐसी आशंका है कि मेरे साथ, जैसे मान लीजिए सपोज कि एक सिंपल एकदम एकदम लेमन एग्जांपल लेता हूँ। एक पूरी की पूरी फैमिली है, अभी शादियों का सीजन आने वाला है कुछ दिनों में। अब पूरी की पूरी फैमिली कहीं शादी अटेंड करने चली गई, तो आप देखते हैं अगर मान लीजिए शादी अटेंड करने गया और उसके घर में पूरी की पूरी क्या हो गई, चोरी हो गई, सामान के पूरी की पूरी चोरी हो गई। तो पुलिस वाले जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे तब पूछते हैं पुलिस वाले कि ये बताओ कि भाई तुम्हें किसी पर शक है कि तुम्हारे साथ ऐसा किया है, किसी ने किया हो जिस पर तुम्हें शक हो, या वो बंदा जिसके घर में चोरी हुई है वो खुद ही लिख करके अपने एफआईआर में देता है, सो कॉल्ड कंप्लेंट में देता है कि मुझे इन लोगों पर शक है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया है। ही इज नॉट श्योर अबाउट दैट दैट पर्सन हैज कमिटेड थेफ्ट। लेकिन अगर पता है कि इसी ने चोरी की है, कैसे, उसके पास सीसीटीवी था, उसके घर में कमरे में सीसीटीवी लगा था, उसने देख लिया सीसीटीवी से, या उसने दूर बैठे ही इस वाईफाई से कनेक्टेड था वो, तो वाईफाई से उसने देख लिया कि सो एंड सो पर्सन मेरे घर में एंटर करते हैं, चोरी करते हैं, और उसी को लेकर के वो एफआईआर रजिस्टर करा देता है। तो बड़ी सिंपल सी बात होती है, सस्पेक्टेड का मतलब होता है व्हेन यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड दैट पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस और नॉट। तो इसका मतलब जानते हैं, ये अब कानून खराब हो गया है। पहले भी था, ऐसा नहीं कह रहा हूं। खराब कहने का मतलब क्या है, पुलिस की बल्ले बल्ले हो गई, पुलिस को ज्यादा पावर मिल गया। इसका मतलब यह है कि पुलिस किसी पर्सन को सस्पिशन के ग्राउंड पर उठा करके थाने में बिठा सकती है, उसको रख सकती है, और वैसे पर्सन को अगर वो पर्सन अगर, फिर से रिपीट कर रहा हूं, वो पर्सन अगर बॉन्ड या बेल बॉन्ड भरने को तैयार हो जाएगा तब उस पर्सन को सस्पिशन, उस पर्सन को रिलीज किया जा सकता है। बट रिलीज करते वक्त भी उसके ऊपर कंडीशंस इंपोज किए जा सकते हैं। उस पर्सन की बात कर रहे हैं, मतलब दायरा बढ़ गया। आप समझिए, ये जो लॉ है थोड़ा और टाइट हो गया है, इसने गर्दन और तेज पकड़ ली है, पहले नहीं था, अब ये तेज पकड़ लिया इसने गर्दन। ठीक है। सो बेल का मतलब हम लोग नॉर्मली क्या समझते थे, पहले बेल का मतलब हम लोग यही समझते थे कि हम पुलिस पकड़ करके लेके चली गई, नॉर्मली यही समझा जाता था, और उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, कोर्ट से वो जेल चला गया, तो यहाँ पर एडवोकेट साहब, वकील साहब उसके लिए बेल की एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं। अगर वो जेल चला गया तो रेगुलर बेल है, बाहर से बाहर करा रहे हैं तो दैट इज एंटीसिपेटरी बेल। और अगर कोर्ट ने ग्रांट कर दी, कोर्ट ने आदेश दिया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोर्ट ने आदेश दिया कि उस पर्सन को रिलीज कर दिया जाए अपॉन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस, कि भैया तुम एविडेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे, तुम पुलिस को कोऑपरेट करोगे, इन्वेस्टिगेशन में पूरा कोऑपरेट करोगे, देश छोड़ करके नहीं जाओगे, राज्य छोड़कर नहीं जाओगे, विक्टिम को तंग तवा नहीं करोगे। ये सारी कंडीशंस लगाने के बाद अगर उस पर्सन को छोड़ दिया जाता था, रिलीज कर दिया जाता था, तब उसको हम कहते थे बेल। यहां पर इन्होंने क्या कर दिया, एक ऐसा पर्सन है जिसने अपराध किया है कि नहीं किया है, देयर इज डाउट, देयर इज ए कंप्लीट डाउट, बिकॉज द टर्म इज सस्पेक्टेड, द टर्म इज सस्पेक्टेड। ये फिर से मैं कह रहा हूं, ये टर्म फिर से इंटरप्रिटेशन का मैटर बनेगा, नो डाउट बनेगा तो बनेगा। ठीक है। तो मैं अभी और हम लोग जो भी डिस्कस कर रहे हैं, ये एक जनरल इंटरप्रिटेशन के बेस अगर बात करें तो वो व्यक्ति, वो अ पर्सन जिसने अपराध किया है या नहीं किया है, देयर इज ए सस्पिशन ऑन दैट। इफ वी आर नॉट श्योर हु हैज कमिटेड द ऑफेंस, तब सस्पिशन है, तब सस्पेक्टेड है। जहां सस्पिशन है वहां सस्पेक्टेड है, जहां शंका है वहां पर सस्पिशन है, वहां पर सस्पेक्टेड पर्सन है। अभी ठीक है। तो मतलब आपको समझ में आ गया कि ये लॉ कैसे, किस तरीके से और हार्ड हो रहा है, हार्श हो रहा है, टफ हो रहा है, इजी नहीं हो रहा है। मतलब अब आप सोच लीजिए कि मान लीजिए कि आप प्रैक्टिकल वे में, बिल्कुल हार्डकोर प्रैक्टिकल बात करते हैं। पुलिस के पास पावर है अरेस्ट विदाउट वारंट का, यानी कि पुलिस को अगर कहीं किसी पर शक हो गया कि यह बंदा कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला है या करने जा रहा है या कर चुका है, ऐसा उसको शक है, किया है कि नहीं किया है, नो आइडिया, द पर्सन हैज कमिटेड एनी ऑफेंस और नॉट, नो आइडिया। हो सकता है किसी एक व्यक्ति ने, जैसे वाले पुराने आईपीसी के एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से चले तो 420 किया है, हो सकता है किसी पर्सन ने चीटिंग किया है, हो सकता है हो सकता है कि उस पर्सन ने मर्डर किया, हो सकता है उस पर्सन ने किडनैपिंग किया, हो सकता है उस पर्सन ने रेप कमिट, हो सकता है कि उस पर्सन ने किया है। पुलिस इज नॉट श्योर अबाउट दैट, पुलिस इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, कोई रोबोट नहीं है। He is not sure about that person has committed, but police has the power to arrest that person. Police has the power to arrest that person only on the basis of suspicion. और जब अगर उस पर्सन को
छोड़ा जाएगा तो सस्पिशन वाले पर्सन को अगर छोड़ा जाएगा उसको भी बेल कहेंगे, और जो पुलिस वाले छोड़ेंगे उसमें भी वो कंडीशंस इंपोज करेंगे, और उस पर्सन को तभी और केवल तभी छोड़ा जा सकता है जब वो बंदा बेल या बेल बॉन्ड भरेगा। तब बॉन्ड या बेल बॉन्ड, बॉन्ड या बेल बॉन्ड, अभी वो भी आएगा, डिस्कस करेंगे बेल और बेल बॉन्ड में क्या फर्क होता है, ऐसे नहीं। ओके, सो बेल और बेल बॉन्ड अभी क्लियर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। बेलेबल ऑफेंस आई डोंट थिंक सो कि इसको डील करने की जरूरत है। किसी को दिक्कत है तो बोलिए, मेरे हिसाब से तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर भी मैं थोड़ा शेयर कर देता हूं, अभी आएगा फिर उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं। सीक्वेंस में है इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं, अदरवाइज मैं बेल बॉन्ड या बेल को ही डिस्कस, बॉन्ड को डिस्कस करता। बेलेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 21C बेलेबल ऑफेंस कुछ नहीं है, पुरानी कहानी है, सेम वही पुराना जो सेक्शन था बेलेबल ऑफेंस का। मैं निकालता हूं आपको, ये पुराना वाला हमारे पास आईपीसी की कॉपी हम लोगों के पास, और इसमें बेलेबल ऑफेंस का डेफिनेशन दिया हुआ था, वो हम लोग यहाँ से निकालते हैं। सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बेलेबल ऑफेंस, सेक्शन 2A। नाउ an offense which is shown as bailable in the first schedule or which is made bailable by any other law for the time being in force। तो क्लियर है, an offense which is shown as bailable। तो अब नए वाले में बात कर लें बीएनएसएस में, तो देखिए क्या बोलता है, बहुत सिंपल है। an offense which is shown as bailable in the first schedule or which is made bailable by any other law, made by any other law। एनी अदर लॉ का मतलब क्या है? जो सर बाकी किसी एक्ट में अगर वहां पे अवेलेबल दिया होगा तो हाँ, फिर उसी हिसाब से उस एक्ट में इसका अगर मतलब हम- कोई स्पेशल लॉ हो सकता है, इसका मतलब कोई लोकल लॉ भी हो सकता है। अगर उस लोकल लॉ के अंदर या स्पेशल लॉ के अंदर, एनी लॉ, अगर स्पेशल लॉ या लोकल लॉ अगर है उसमें उस पर्टिकुलर ऑफेंस को बेलेबल बनाया। फॉर एग्जांपल अगर मैं आज के डेट में कहूं कि मान लीजिए कहीं कोई व्यक्ति शराब पीता है, सो कॉल्ड बिहार एक ड्राई स्टेट बोलते हैं, गुजरात एक ड्राई स्टेट है, वहां पर शराब बेचना, खरीदना, पीना, रखना सब कुछ गैर कानूनी है, इलीगल है, ऑफेंस है। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति शराब पीता है या शराब रखता है तो उस व्यक्ति को पकड़ा जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन उसको बेल पर छोड़ दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्साइज एक्ट के अंदर उस ऑफेंस को बेलेबल बनाया गया, यानी पी के है, पी लिया है तो उसको ये हुए पकड़ा गया है, नशे की हालत में पकड़ा गया है तो उसको बेल दे दी जाएगी। तो मतलब वो ऑफेंस, पीना जो ऑफेंस है, लेकर कंज्यूम करना जो ऑफेंस है, दैट इज बेलेबल वन। और जो एक्साइज एक्ट है वो क्या है? लोकल लॉ हो गया, पर्टिकुलर लोकल लॉ। क्यों? क्योंकि इसका जो जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट तक लिमिटेड है, या तो बिहार हो सकता है या तो गुजरात हो सकता है, वहां तक ही ये लिमिट है, उसके बाहर इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे आप बिहार का बॉर्डर क्रॉस करके झारखंड चले जाएंगे, उड़ीसा चले जाएंगे, कोलकाता चले जाएंगे, कि यूपी चले जाएंगे, तो वहां पर आप मजे से कंज्यूम करिए, बेचिए, खरीदिए, जो करना है कर सकते हैं, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। वहां का एक्साइज एक्ट पनिश नहीं करता है। ओके, सो फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड नॉन बिलेबल ऑफेंस मींस एनी अदर ऑफेंस। तो अगेन यहां पर मजेदार चीज क्या निकल के आई, यहां पर दो चीजें मिलती हैं, बेलेबल ऑफेंस प्लस नॉन बेलेबल ऑफेंस। सो बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, दोनों का यहां पर इन्होंने डेफिनेशन दिया। अब इसका एक काम करते हैं हम लोग, एक इसका फर्स्ट शेड्यूल तक जाते हैं और फर्स्ट शेड्यूल देखते हैं इसमें क्या लिखा है। ठीक है, ये रहा हमारे सामने फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, ये रहा फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल को देख लीजिए, ये नए वाले एक्ट का फर्स्ट शेड्यूल है, बीएनएसएस का ये फर्स्ट शेड्यूल है। इसको आप जरा शांति से ऑब्जर्व करिए। ठीक है, देखिए फर्स्ट शेड्यूल में बहुत क्लियर मेंशन किया, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस, एक्सप्लेनेटरी नोट्स इन्होंने दिया है, यानी एक्सप्लेन करके दे दिया है। इन रिगार्ड टू ऑफेंसेज अंडर भारतीय न्याय संहिता, द एंट्रीज इन द सेकंड एंड द थर्ड कॉलम अगेंस्ट ए सेक्शन द नंबर ऑफ विच इज गिवन इन द फर्स्ट कॉलम आर नॉट, यहां नॉट लिखा हुआ है, इंटेंडेड एज द डेफिनेशन ऑफ। मतलब यहां पर जो भी यहां लिखा गया है ये अपराध की डेफिनेशन नहीं दी गई है, ये आपको क्लियर रखना है। खुद ही इन्होंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि दीज आर नॉट दी डेफिनेशन, दीज आर नॉट दी डेफिनेशन। ये जो सेकंड कॉलम में दिया गया है ये डेफिनेशन नहीं है, साफ साफ कह रहे हैं
the entries in the second and third column, the entries in the second and third column, the entries in the second and third column against a section number of which is given in the first column are not intended as the definition of and the punishment prescribed for the offense in the Bharatiya Nyaya Samhita but merely as indication of the substance of the section. तो ये कुछ नहीं है, बस एक निचोड़ है, एक जिस्ट है, एक समरी है, एक सब्सटेंस है, दैट्स इट. So can't say कि सर ये definition part है. No, it's not a definition under section 49 whatever it may be. Okay, now इसका जो सेकंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स है जरूर पढ़ना चाहिए एक बार. यहां देखिए साफ साफ लिखा है इन दिस शेड्यूल द एक्सप्रेशन मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड मेनी मजिस्ट्रेट डज नॉट इंक्लूड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट. एकदम क्लियर कट कर दिया है कि आपका इसमें कहीं भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इंक्लूड नहीं होगा. मजिस्ट्रेट का मतलब सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही होगा, चाहे वो फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो, व्हाटएवर इट मे बी, बट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं होगा. Okay, now the word cognizable stands for a police officer may arrest without warrant. यहां पर भी इन्होंने एक तरीके से एक डेफिनेशन दे दिया या मीनिंग बताया है कि cognizable का मतलब क्या होगा. तो cognizable stands for a police officer may arrest without warrant. तो cognizable का मतलब यहां पर बता दिया है कि अगर पुलिस वाला बिना वारंट के अगर अरेस्ट कर सकता है तो वो कॉग्निजेबल होगा. एंड द वर्ड नॉन कॉग्निजेबल स्टैंड्स फॉर ए पुलिस ऑफिसर शैल नॉट, यहां शैल लगा दिया है, मतलब किसी भी हालत में नहीं करेगा तो नहीं करेगा. सो शैल नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट. सो बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता है. ठीक है, तो अभी आपको मैंने पहले ही बता दिया कि सही में पुलिस की बल्ले बल्ले हो रही है, पुलिस को एक्स्ट्रा पावर दे दिया. अब सस्पेक्टेड पर्सन को अगर पुलिस ने पकड़ लिया है, अरेस्ट कर लिया है, तो उसको बेल कराना पड़ेगा और उसके लिए बेल भारी पड़ेगा. ठीक है, ओके. नाउ अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट शेड्यूल है. फर्स्ट शेड्यूल में आप सामने से देख सकते हैं यहाँ पर पार्ट 1 एक तरीके से आ रहा है और ये कह रहा है साफ साफ ऑफेंसेज अंडर दी भारतीय न्याय संहिता. सो BNS के अंदर आने वाले जितने भी अपराध हैं उनकी एक लिस्ट इन्होंने पकड़ा दी है और उन अपराधों के बारे में बता रहे हैं. फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या न्यू कमर है, जिन्होंने पहले IPC नहीं पढ़ रखा, CRPC नहीं पढ़ा है, उनके लिए बता रहा हूं. BNS के अंदर, भारतीय न्याय संहिता के अंदर जो भी अपराध हैं उनकी ही लिस्ट दे रहे हैं, बस ये सिर्फ उनकी लिस्ट दे रहे हैं एक तरीके से. यहाँ उन अपराधों के बारे में बता रहे हैं कि भैया उस अपराध का सेक्शन नंबर क्या होगा, उस अपराध के अंदर, उस सेक्शन के अंदर ऑफेंस क्या होगा, उसका पनिशमेंट क्या दिया हुआ है, वो कॉग्निजेबल होगा कि नॉन कॉग्निजेबल होगा, वो बेलेबल होगा कि नॉन बेलेबल होगा, वो किस कोर्ट के द्वारा ट्राइबल होगा. तो कम टू द पॉइंट, अपने पॉइंट पर आइए. हम लोग किस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, बेलेबल और नॉन बेलेबल. तो अब याद रखिएगा ये हमारे लिए क्या है, ये जो पोर्शन इसको कहते हैं कॉलम. सो ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5 एंड कॉलम 6. सो कॉलम 5 डील करता है जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बेलेबल ऑफेंस. तो यहां पर कह दिया, देखिए ये गोल गोल बातें हैं, अधूरी बातें हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अधूरी बातें हैं. इट्स नॉट ए कंप्लीट इंफॉर्मेशन एट ऑल. इट्स नॉट ए कंप्लीट इंफॉर्मेशन एट ऑल. क्या बोल रहा है, an offense which is shown as bailable, repeat कर रहा हूं, an offense which is shown as bailable, an offense which is shown as bailable, an offense which is shown as bailable, an offense which is shown as bailable in the first schedule. भाई फर्स्ट शेड्यूल बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ दिया है फर्स्ट शेड्यूल के अंदर. तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट शेड्यूल में आपको सिर्फ कॉलम नंबर 5 देखना है. यू हैव टू सी कॉलम नंबर 5 ओनली 5 नंबर कॉलम नंबर 5 यू हैव टू सी. फर्स्ट शेड्यूल में कॉलम नंबर 5 आपको देखना है. देन यू विल रियलाइज, देन यू कैन फाइंड आउट इजिली विच ऑफेंस इज अ बेलेबल वन एंड विच ऑफेंस इज ए नॉन बेलेबल. पूरा आपको फर्स्ट शेड्यूल नहीं पढ़ना है किसी भी अपराध के लिए. तो यहाँ आपने सेक्शन देख लिया, आपने ऑफेंस देख लिया, इसकी जरूरत है देख लीजिए. आपको सिर्फ क्या देखना है, कॉलम नंबर 5. तो यहाँ आप लिख सकते हैं, ये जो मिलेगा कहाँ मिलेगा, नॉन बेलेबल और बेलेबल है, ये कहाँ मिलेगा, फर्स्ट शेड्यूल कॉलम नंबर 5. फर्स्ट शेड्यूल कॉलम नंबर 5, फर्स्ट शेड्यूल कॉलम नंबर 5, फर्स्ट शेड्यूल कॉलम नंबर 5. दैट्स इट, याद रखना है इतना. ये कॉलम बड़े काम की चीज होती है. ठीक है, मैं टू द पॉइंट बात कर रहा हूं आप लोगों से. ओके